नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आज हम सब लोग डिटेल में समझेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, और उसके साथ साथ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और सबको बहुत क्लियर समझेंगे क्योंकि आप सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको आप देखिए, बहुत ही शानदार टॉपिक है, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। हर एक पहलुओं को अगर आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप हर एक नजरिए से देखिए। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिविल के भी स्टूडेंट्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल के लिए भी है। और जो बच्चे इस समय 12th लेवल पे हैं, जो आपके इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आईआईटी मतलब जो आपके आईआईटीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेंस दे रहे हो, जेई एडवांस दे रहे हो, या फिर नीट के एग्जाम में जो अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से समझें। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझें, फील करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करने वाला है, और उसको जानने के बाद उससे रिलेटेड सारे थ्योरम्स को भी क्लियरली समझें। एकदम क्लियर जब रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम सब लोग आज शुरू करने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे पहले आप थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट अपना निकाल कर, आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोगों में शेयर करें, मैक्सिमम बच्चों तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। बहुत शानदार लेक्चर हम आपके लिए सारे लेक्चर फ्री में कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1 by 1 कंप्लीट होता जा रहा है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल भी हम कवर कर रहे हैं, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड थ्योरी हम पहले कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल को भी हम सब लोग करेंगे, उसके साथ साथ थ्योरी को भी पैरेलल में कर ही रहे हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी हमने किया है, थ्योरी ऑफ मशीन को भी हमने किया है और भी कर ही रहे हैं। अभी हमने लास्ट मंथ ही इसको शुरू किया है चैनल को, तो इसलिए हम और मेहनत कर रहे हैं, और भी ढेर सारा कर रहे हैं, सब कुछ फ्री में कर रहे हैं। आपके एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स 2-3 महीने के अंदर सारे एग्जाम्स जितने लटके हुए होने के चांसेज हैं, चाहे आपका इसरो का एग्जाम हो, चाहे यूपीआरबीएनएल का हो, चाहे फिर यूपी ट्रिपल एससी का शेड्यूल आ ही चुका है, अक्टूबर में है। यूपीआरबीएनएल ने अभी शेड्यूल नहीं किया, पर अगस्त लास्ट हमारा प्रेडिक्शन रहा है। अभी भी उम्मीद है कि अगस्त लास्ट तक पेपर हो जाएगा। आप अपनी तैयारी एकदम तैयार रहिए, बस लड़ाई लड़नी है, इस बार जीत लेना है सबको जंग, ठीक है। तो हम सब लोग आज आगे बढ़ते हैं, बस शेयर करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे होंगे, तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले, घंटी बजा ले भाई, घंटी बजाएंगे भगवान पसंद हो जाएंगे। तो खैर चलिए, जो भी जिसकी अपनी आस्था है, ठीक है। तो हम सब लोग आगे बढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके। डिफिनीशन को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत शानदार डिफिनीशन है, इसलिए हमने हिंदी वाला यूज किया। खैर आगे टर्म्स सारे इंग्लिश में ही है। तो आगे क्या है, किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परितः। एक लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहले हो चुका है, बेसिक में हमने बात कर ली है। तो अब हम तो लोग थोड़ा आगे ही बढ़ेंगे। तो किसी भी दिए गए घूर्णन अक्ष के परितः, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। तो किसी एक गिवन एक्सिस के अबाउट, इसलिए ध्यान रखिए एक्सिस की लोकेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक्सिस की लोकेशन चेंज कर देने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। क्या कारण है, इस पर बात करेंगे, क्यों बदल जाता है, ठीक है। तो खैर अब ये इंपॉर्टेंट, जब भी आप डिफाइन करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो अबाउट दिस एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी दिए गए एक्सिस के परितः, किसी भी दिए गए घूर्णन अक्ष के परितः किसी वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। The moment of inertia of any body about any rotational axis. The moment of inertia of any body about any rotational axis क्या होगा, उस किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परितः किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण उसके कणों के द्रव्यमानों
अब जैसे कोई बॉडी है तो इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स है। अब हमने कहा कि इस एक्सिस के अबाउट, जो इसके बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की ओर है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना चाहते। इस जो बोर्ड के परपेंडिकुलर क्या है, बाहर की तरफ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके कणों की दूरी, इनके कणों की ये जो क्या है दूरी। अब मान लीजिए m1 मास है, m1 मास है पार्टिकल का और r1 दूरी पर है। m1 मास है पार्टिकल और कितनी दूरी पर है, r1 दूरी पर। ऐसे ये r2 दूरी पर m2 मास है, ऐसे m3 दूरी पर, r3 दूरी पर m3 मास है, ऐसे ढेर सारे हैं। तो क्या होगा, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी दिए गए एक्सिस के अबाउट, क्योंकि दूसरे एक्सिस, इसके अबाउट निकालेंगे तो दूसरा होगा, इसके अबाउट निकालेंगे तो दूसरा होगा। तो इसलिए आपको बहुत ही स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि किसी भी दिए गए घूर्णन अक्ष के परता किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण उनके कणों के द्रव्यमानों, जैसे m1 m2 m3 m4, और घूर्णन अक्ष से कणों की संगत दूरी, जैसे r1 m1 की दूरी r1 है और m2 की दूरी r2, तो रिस्पेक्टिव जो डिस्टेंस है कणों के द्रव्यमानों और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उन पार्टिकल्स की क्या होगी, क्रॉसपोंडिंग डिस्टेंस के वर्ग, डिस्टेंस के वर्ग के गुणनफल का योगफल होता है। तो क्या होगा, ये आई एक्सिस जो होगा m1 और उसकी दूरी क्या है r1 स्क्वायर। m1 मास कितनी दूरी पर, r1, m1 r1 स्क्वायर, ऐसे m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हमने क्या बोला कि उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी के वर्ग का द्रव्यमान से गुणनफल, दूरी के वर्ग का, स्क्वायर का, द्रव्यमान से गुणनफल का योग। समझ में आया? तो क्या लिखा, उनके कणों के द्रव्यमानों और घूर्णन एक्सिस से संगत दूरियों के वर्ग के गुणनफल, द्रव्यमान और दूरी के वर्ग का गुणनफल का योगफल है। बात समझ आए? तो किसी भी एक्सिस के ऊपर, अब यहां पर कि देखिए जब एक्सिस बोल रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोग समझ नहीं पाते, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर यही है, लोकेशन ऑफ एक्सिस। लोकेशन ऑफ एक्सिस के लोकेशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्सिस डिफाइन करके ही हम कभी भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस के अबाउट ही होता है। तो पहली बात। दूसरा, मास पर तो डिपेंड करेगा ही भाई, मास पर तो डिपेंड करेगा ना, लेकिन हाँ मास पर डिपेंड करने के साथ साथ मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, भाई ये दूरी क्या है। अब ये दूरी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ये पार्टिकल पास भी हो सकता था, दूर भी हो सकता था। तो एक्सिस से पार्टिकल कितना दूर है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मास पर तो डिपेंड करेगा ही मोमेंट ऑफ, ध्यान रखिए रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोकेशन ऑफ एक्सिस पर, मास पर और उसके साथ साथ मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब कोई भी मास रिंग के फॉर्म में भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और उसी को पूरे डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर हम रिंग के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर कोई मास, सारे मास r दूरी पर है, सारे मास क्या है, r दूरी पर है। लेकिन अगर हम डिस्क के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पूरे प्लेट पर आपका, पूरे प्लेट पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कुछ मास तो बहुत पास है, कुछ मास दूर है। तो ये पूरा m आपका जो पूरा मास है, ये पूरा मास r दूरी पर नहीं है, कोई तो एक्सिस पर है। तो जब मास डिस्ट्रीब्यूशन आप अलग अलग कर रहे हैं, वही मास, मान लीजिए इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, अंगूठी के फॉर्म में है तो टोटल मास r दूरी पर, हर कोई पेरीफेरी पर है। लेकिन जब डिस्क के फॉर्म में है तो टोटल मास r दूरी पर नहीं है, कुछ पास है कुछ दूर है। तो इस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा और इस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा।
तो ध्यान रखिएगा, लोकेशन ऑफ एक्सिस पर, मास पर और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। आगे, इस प्रकार यह मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस प्रकार मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मास, वस्तु के द्रव्यमान, बॉडी के मास और घूर्णन एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस, जिसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, रोटेशनल एक्सिस के रिस्पेक्टिव मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। घूर्णन अक्ष के सापेक्ष उसके द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर कर। क्लियर हो गई पूरी बात? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा टर्म है जो मास पर और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है और लोकेशन ऑफ एक्सिस पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी के एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन चेंज के विरोध करता है, रोटेशनल मोशन के चेंज की टेंडेंसी को विरोध करता है। अगर वो रोटेट कर रहा है तो रुकना नहीं चाहता, और अगर रुका हुआ है तो रोटेट होना नहीं चाहता। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करेगा, उतना ही ज्यादा क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट क्या? कि स्टेट चेंज, रोटेशनल स्टेट चेंज का रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस दो तरीके का होता है, एक आप मोशन में रहे तो रुकना ना चाहें, और एक होता है कि आप रुके हैं तो चलना ना चाहें, रोटेट होना ना चाहें। बात समझ में आ रही है ना? तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो स्टेशनरी कंडीशन से मूविंग कंडीशन में जाना नहीं चाहेगा, बहुत मेहनत से घुमा पाओगे, लेकिन अगर घूम गया तो रुकेगा भी नहीं जल्दी, ये भी ध्यान रखना, जल्दी नहीं रुकेगा। रुकेगा कौन? एक तो जल्दी चलने वाला हल्का, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो जल्दी चल जाएगा, जल्दी रोटेट कर जाएगा, लेकिन जल्दी रुक भी जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए अगर m1 मास, m2 मास, m3 मास, हर कोई मास, अब जैसे ये आप कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम सब लोग बढ़ते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो है आपका, जैसे मान लीजिए m1 मास, ये आपका कोई सिस्टम है, ये XY सिस्टम है, ये x एक्सिस, ये y, यहां m1 मास है, यहां m2 मास है और यहां m3 मास है, ऐसे। और ये R1 दूरी पर है ये, और ये R2 दूरी पर है, और ये क्या है? R3 दूरी पर है। तो जो हम अगर कहेंगे z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, हमने आपसे क्या कहा कि z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। z एक्सिस ये क्या है? z एक्सिस। तो z एक्सिस से ये R1 दूरी पर है, ये R2 दूरी पर है और ये R3 दूरी पर। ये z एक्सिस से बाहर की तरफ है, ऐसे बाहर। तो अगर हम Iz आपसे पूछेंगे तो आप सिंपली क्या करेंगे? m1 मास R1 दूरी पर R1 स्क्वायर प्लस m2 मास R2 दूरी पर है तो R2 स्क्वायर, ऐसे m3 मास R3 दूरी पर है तो R3। x एक्सिस के अबाउट नहीं, x एक्सिस से इसकी सबकी डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो x एक्सिस नहीं, z एक्सिस के अबाउट, z एक्सिस से R1 R2 R3 दूरी पर है बस। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके मास और रिस्पेक्टिव डिस्टेंस के, किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से रिस्पेक्टिव डिस्टेंस के वर्ग के गुणनफल, मास और उसकी डिस्टेंस के वर्ग का गुणनफल का योगफल होता है। अब ये तो था डिस्क्रीट सिस्टम, एक छोटे छोटे मास है। जैसे कभी कभी क्या कहता है कि एक भारहीन छड़ पर, एक भारहीन वेटलेस मासलेस किसी रॉड पर, किसी मासलेस रॉड पर एंड पर दो बॉल्स लगे हैं, एंड पर 2 पॉइंट बॉल्स लगे हुए हैं। इसके एक्सिस, इसके लिए क्या है? बीचों बीच एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो ये तो भारहीन है, मान लीजिए ये अगर भारहीन है तो इस सिचुएशन में ये मास है, ये मास है, तो ये R1 दूरी पर है और ये क्या है? R2 दूरी पर। ये क्या है? R1 दूरी पर और ये R2 दूरी पर। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर। अब इसी में अगर रॉड का भी मास हो तो रॉड का मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, रॉड का मास पूरे रॉड पर
डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्ट फार्मूला ये नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या है कि कुछ मास पास हैं, कुछ मास इसके दूर भी होंगे और कुछ मास तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होंगे। तो वो क्लियर हम करते हैं अभी। पहले आप डिस्क्रीट सिस्टम का समझ गए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब ध्यान दें, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मान लीजिए इसी सिचुएशन में ये R1 इधर है, R2 इधर है, कोई पॉजिटिव मान लो एक तरफ तो एक तरफ निगेटिव होगा, पर निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो स्क्वायर कर देंगे, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और मास तो पॉजिटिव होता ही है। तो ये पॉजिटिव आएगा, ये मास आपका पॉजिटिव होता है, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एरिया के बारे में बात करेंगे तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, उस पर बात करेंगे हम सब लोग, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको। अब इसको थोड़ा और बेसिक तरीके से करते हैं। किसी का भी जैसे मास है और इसको आर से गुणा कर दो, एक एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। तो किसी भी एक्सिस से अगर दूरी आपका आर हो और मास एम हो तो इसको हम क्या कहेंगे, मास का मूवमेंट। अगर आप पोजीशन वेक्टर से फोर्स को मल्टीप्लाई करते तो मूवमेंट होता है, उसको जनरली क्या बोलते हैं, मूवमेंट। अगर मास को हम पोजीशन वेक्टर या आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या कहेंगे, मास मूवमेंट। ऐसे अगर हम एरिया को अगर हम आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एरिया मूवमेंट। एक बार मूवमेंट का लेक्चर हमने एक कराया है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, मूवमेंट का लेक्चर बहुत ही शानदार है। अगर कोई उसको देख ले और गारंटीड आप कमेंट अच्छा ही करेंगे, इतना शानदार लेक्चर है। सिर्फ मूवमेंट, हमने उसमें मूवमेंट को पूरा डिटेल में आपको कराया, उसको आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उतना मेंटेन नहीं कर पाते, यहां पर हम पूरा अकेले ही हैं, अभी शुरुआत की है तो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक चीजें नहीं है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं। मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 सारे लेक्चर देखें, बहुत ही शानदार है। मूवमेंट का लेक्चर तो बहुत ही जबरदस्त है, कपल का लेक्चर बहुत ही जबरदस्त है, एक सिंगल टॉपिक वाइज लेक्चर हमने किया है, तो ध्यान दीजिए। खैर चलिए, तो किसी का भी आर से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया, मूवमेंट, मास मूवमेंट, और ये क्या हो गया, एरिया मूवमेंट। अच्छा एक बार हम और मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर हम एक बार और मल्टीप्लाई कर दे तब क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 बार मूवमेंट हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास। फर्स्ट मूवमेंट और उसका दोबारा मूवमेंट, ये क्या हुआ, मूवमेंट, ये हुआ मास मूवमेंट, ये क्या हुआ, मास मूवमेंट। और मास मूवमेंट का भी मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट, इसको क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट। मास नहीं, पहला जब हुआ था तो मूवमेंट ऑफ मास था, मूवमेंट ऑफ मास था, और ये क्या है, मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट। इसी को हम कहेंगे डबल या सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास। सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास ही मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास ही क्या होता है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही अगर हम कहें तो ये क्या कहलाएगा, मूवमेंट ऑफ एरिया, ये होगा मूवमेंट ऑफ एरिया। और जब आर से बात पूछेंगे तो ये कहेगा मूवमेंट ऑफ एरिया। मूवमेंट किसका मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ एरिया का मूवमेंट। तो ये दोनों मिला के क्या कहलाएगा, मूवमेंट ऑफ एरिया, मूवमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ एरिया या इसी को हम क्या कहेंगे, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया। अब देखिए ये क्या कहलाएगा, mr स्क्वायर, इसका नाम ही क्या होगा, या तो लिख दो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर इसको लिख सकते हैं सेकेंड मूवमेंट ऑफ
सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, सेकेंड मोमेंट, दो बार मोमेंट ऑफ मास। ऐसे ए आर स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ये होगा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसी को हम लिख सकते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, या इसी को हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ एरिया। दो बार बोलिए, मोमेंट ऑफ एरिया। अब ध्यान देखिए इसका यूनिट क्या होगा सर, एरिया का मीटर स्क्वायर और इसका भी क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट जो आएगा मीटर टू द पावर 4, और जनरली mm में रहे तो इसको हम mm टू द पावर 4 कर सकते हैं, मीटर टू द पावर 4 या फिर mm टू द पावर 4। और इसका जो आपका यूनिट होगा, इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अरे भाई मीटर होगा ना डिस्टेंस, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ध्यान रहेगा ना, इसको आप ध्यान से कॉपी कर ले, ठीक है। आगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो क्या कहलाएगा, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। अगला क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या होगा, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। वही चीजें लिखियो, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। ये क्या कहलाएगा, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। सारे पॉजिटिव होंगे, ध्यान रखिएगा, ये आपके सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि आपका डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, पर स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहां पर कोई बात हो ही नहीं सकती। अगला ये आपने कर लिया, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब थोड़ा एक टर्म अब थोड़ा सा और समझते हैं हम सब लोग, इसको पहले हटा देते हैं, क्लियर कर दे रहे हैं। जब कभी डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो, जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, अब इसका मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये कोई एक्सिस है, एक्स कोई एक्सिस है ये, और ये एक रेक्टेंगल है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, किसी ने भी कह दिया। तो अब सर इसका तो पूरा एरिया क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए इसमें अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कुछ थिकनेस होगी, तो पर यूनिट आपको पर यूनिट एरिया मास पता होगा। इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो सकता है और एरिया। खैर हम निकालने में अभी बहुत इंटरेस्ट नहीं कि आपको निकालना है, सोचिए एकदम, बस सोच डेवलप करनी। सर इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो क्या इसका टोटल मास यहां पर है, क्या इसका टोटल मास यहां पर है, नहीं। क्या इसका टोटल मास यहां पर है, नहीं। हर कोई मास, कोई पास है कोई दूर है, हर कोई एरिया कोई एक्सिस की क्या है, पास है और कोई दूर है। अब देखिए एक्सिस की इंपॉर्टेंस कितनी है, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट पूछते, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट पूछते तो क्या होता, कुछ मास ऊपर होता, कुछ मास नीचे होता, और इससे कुछ पास होते, इससे कुछ पास होते। अब देखिए ये मास और ये मास दोनों इससे पास हैं, उस साइड और इस साइड दोनों क्या है बराबर, लेकिन इससे क्या है कि दोनों, ये मास तो पास है, ये मास अलग दूर है। तो इसके लिए जब हम बात करेंगे इस एक्सिस के अबाउट, इसके लिए तो ये दूरी आप तय करेंगे, इसके लिए जब बात करेंगे तो ये दूरी तय करेंगे। भाई एम आर स्क्वायर होता है, जोड़ते चले जाओ। लेकिन जब इस एक्सिस के अबाउट बात करेंगे तो इसके लिए ये दूरी है और इसके लिए ये दूरी है। समझ में आई बात की नहीं? तो अब हर एक एक्सिस के अबाउट आपके पास डिस्टेंसेस क्या हैं, अलग अलग। तो इसलिए एक्सिस की इंपॉर्टेंस ही आपको समझ में आ रही है। क्लियर हुआ कि नहीं, फिर से देख लीजिए। ये है इस एक्सिस के और यहां दो पार्टिकल हमने लिया, तो पहले वाले पार्टिकल का R1 और दूसरे वाले पार्टिकल का R2। लेकिन अगर हम इस एक्सिस के अबाउट लेते, अगर हम ये चीज
इस एक्सिस के अबाउट लेते तो इसके लिए ये डिस्टेंस होता और इसके लिए ये डिस्टेंस होता। क्या इसके दोनों एक ही तरफ है? दूरियां अलग अलग है। इसके लिए अगर दोनों देखी सिमेट्रिक तो ये और ये दूरियां बराबर है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर हम देखें तो दूरी अलग अलग हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग जैसा दिखता है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन अलग दिखता है तो एक्सिस इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आप किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना चाहते। क्लियर हुई बात? अब मान लीजिए कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये ढेर सारे पार्टिकल से तो मिलकर बना है। हर एक पार्टिकल की दूरी नापकर और उसका स्क्वायर करें और मास से गुणा करें फिर जोड़े, तो ये तो बहुत लंबी कहानी होगी, जो जिंदगी बीत जाएगी, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट पार्टिकल्स है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा मास एज्यूम करेंगे। कितनी दूरी पर? किसी y दूरी पर, किसी y दूरी पर एक छोटा सा मास मान लेते हैं। किसी y दूरी पर dy थिकनेस को हमने क्या किया? काटा। कितनी थिकनेस को काटा? dy थिकनेस को। तो अब देखिए Ix अगर हम बात करें तो छोटा सा मास, छोटा सा, इसका जो छोटा सा मास होगा, एक्चुअल में इसका मास कैसे निकालोगे सर? इसका मास ये, अगर हमें लंबाई मालूम हो, ये दूरी मालूम हो, तो इसका एरिया होगा, इस छोटे सा का छोटा सा एरिया क्या होगा? L इंटू डी वाई। इस पतली सी फीती जो है, पतला सा जो आपका फीता है, उसकी जो दूरी होगी, मतलब उसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा जो हमने ब्लू किया है, इसका एरिया होगा L इंटू डी वाई। ये एरिया होगा। और अगर हमें पता हो कि पर यूनिट एरिया कितना मास है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डीएम निकल जाएगा। डीएम क्या होगा? डीएम होगा पर यूनिट एरिया मास, पर यूनिट एरिया मास इनटू एरिया। तो ये तो डीएम हुआ। और कितनी दूर पर है ये? कितनी दूर पर है? कितनी दूर पर है? ये y प्लस डी वाई बाई 2 होगा। अगर इसका हम सेंटर ऑफ मास करें तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? y प्लस डी वाई बाई 2 का स्क्वायर। इस छोटे से का इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस छोटे का इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस छोटे से टुकड़े का इसके अबाउट जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात किए तो आपने कहा सर y प्लस डी वाई बाई 2, वाई प्लस डी वाई। अब डी वाई बाई 2 तो बहुत निग्लिजिबल है ना, ये तो बहुत छोटा है। किसके सामने? y के सामने डी वाई बाई 2 बहुत छोटा है। तो आई एक्स एक्स उस छोटे से टुकड़े का, आई एक्स एक्स उस स्मॉल टुकड़े का जो आएगा, उस स्मॉल टुकड़े का आपका आएगा वाई स्क्वायर डी एम, वाई दूरी पर डीएम। ऐसे हम छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे। छोटे टुकड़ों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ना किसका काम है? इंटीग्रेशन का। जोड़ना किसका काम है? इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीएम इक्वल टू आई एक्स एक्स। आगे बढ़े तो अब ये आपका जब कभी कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो चाहे ट्रायंगल हो, चाहे आपका कोई पैराबोला हो और ऐसे एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो जब कभी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हो तब इंटीग्रेशन यूज करेंगे। और जब आपका डिस्क्रीट मास, टुकड़ों टुकड़ों में ही मास सिस्टम होगा, तो उस समय हम सब लोग बेसिक फार्मूला यूज करेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस मास का स्क्वायर किए, मास से गुणा किए और जोड़ दिए। सिंपल सा, समझ में आ रहा? तो जब भी मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो, वितरित मास हो, तो उस सिचुएशन में इंटीग्रेशन आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए तो फिर हम सब लोग और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसमें पूरा ये मास आपका भरा हुआ है। हम आपसे पूछे कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो आपने यहां पर y दूरी पर कोई एक थिकनेस काट लिया। अब इसका x एक्सिस के अबाउट जो होगा, x एक्सिस के अबाउट इंटीग्रल क्या होगा? y dm, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर यही एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो इंटीग्रल y स्क्वायर dA।
इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए। ऐसे आई वाई वाई जब बात करेंगे तो ये क्या होगा, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एम। तो भाई वाई एक्सिस के अबाउट तो आप dx थिकनेस का कट करोगे ना, और ये कितनी दूरी पर होगा, x दूरी पर होगा। कितनी दूरी पर होगा, x। तो आई थोड़ा उल्टा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेंट्रॉइड के केस में ऐसे था कि x बार इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी ए अपॉन टोटल एरिया। सेंट्रॉइड के केस में ऐसे था, y बार क्या था, इंटीग्रल y डी ए अपॉन टोटल एरिया। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। x एक्सिस से दूरी, x एक्सिस से दूरी y होगी, x एक्सिस से दूरी क्या होगी, y होगी, लेकिन y एक्सिस से दूरी क्या होगी, x होगी। तो y एक्सिस के अबाउट इंटीग्रल x स्क्वायर dm और x एक्सिस के अबाउट इंटीग्रल y स्क्वायर dm, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बात। अब मान लीजिए कि कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप है जिसका हम कर्व भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये आ गया, इसको आप नोट कर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाएंगी अभी। अब मान लीजिए कि कोई एक शेप है, वो आपका ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे किसी यहां ऐसे काट के निकाल लिया गया, ऐसे ये कोई टेढ़ा मेढ़ा शेप है, कुछ यहां से काट के निकाल लिया गया, बचा इतना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो अगर रेगुलर शेप का है, अगर आपका रेगुलर शेप में जैसे कोन होता है, फुटबॉल होता है, मतलब स्फेयर होता है, या फिर आपका ट्रायंगल है, एरिया के केस में रेक्टेंगल है, रोम्बस है, या फिर कोई भी रेगुलर शेप स्क्वायर है, तो ये रेगुलर शेप कहे जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज मतलब जिनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको हम सब लोग जनरली पढ़ रहे होते हैं। तो अगर रेगुलर शेप का है तो निकालना आसान होता है, लेकिन इर्रेगुलर शेप का हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक है, ये कंपोजिट सेक्शंस होंगे, आप छोटे छोटे शेप्स को जोड़ के एक बड़ा शेप बनाएंगे, तो ये सिचुएशन आएगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जनरलाइज शेप हो, कोई टेढ़ा मेढ़ा शेप हो, उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाले, उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे निकाले, तो तुरंत आप कहोगे सर एक्सिस तो डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, ये ध्यान रखिए। तो अब ये मान लीजिए कोई एक शेप है, कोई एक जनरल शेप है, इस जनरल शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानना चाहते, तो उसके लिए एक नया टूल डिजाइन किया, उसके लिए एक नया क्या डिजाइन किया गया, टूल। सब लोग क्या किए, कंप्यूटराइज इसको छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ लिया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बना लिया गया, और उस छोटे छोटे टुकड़ों को कंप्यूटर ने इसके जैसे इस एक्सिस के अबाउट मान लो निकालना है, तो छोटे छोटे टुकड़ों को कंप्यूटर ने मास या फिर एरिया से रिस्पेक्टिव डिस्टेंस को, जैसे यहां पे आई एक्सिस की बात करें तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे हर एक मास की, इसके क्या है टेढ़े मेढ़े शेप को, जैसे अब आई सेक्शन है तो हर बार निकालोगे बहुत आसान नहीं होगा आई सेक्शन का, खैर एक दो केस हम आपको कराएंगे। तो आई सेक्शन का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो डिफिकल्ट है कैलकुलेशन करना, पर हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, ऐसा नहीं। पर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बजाय अगर कोई एक सिंगल टूल दे दिया जाए जिससे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकाल सके, उसके लिए एक टर्म डिफाइंड हुआ रेडियस ऑफ जायरेशन, उसके लिए एक टर्म क्या डिफाइंड हुआ, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये m1 r1 ऐसे तो कंप्यूटर बाबा ने सब जोड़ जाड़ के बता दिया, सब कुछ ऐड करके और गुणा भाग करके उन्होंने फाइनल इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया। तो ये हुआ जनरलाइज शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अब हमें तो हम अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम एक जनरल टूल आपको बता देंगे जिससे आप आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सको। तो हमने कहा कि इस पूरे मास को कितनी दूरी पर कंसीडर कर लें,
इस पूरे मास सिस्टम को, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम को एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर कंसीडर कर लें कि जिसके स्क्वायर के गुणनफल, स्क्वायर का मास से गुणा करने पर वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले जो कि एक्चुअल में मिल रहा है। फिर से सुनिए, ये कंप्यूटर ने ढेर सारा गुणा करके आपको निकाल के दिया, ये तो एक सिस्टम, ये आपका क्या है, एक्चुअल है, ये एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट सोचा, इस पूरे मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर मान लिया जाए, कितना दूर मान लिया जाए जिसके स्क्वायर से अगर मास को गुणा करें तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले जो कि एक्चुअल में सिस्टम का है। तो एक नया टर्म है एम के स्क्वायर। क्या है एम के क्या है, एक डिस्टेंस है, के एक ऐसी डिस्टेंस है जिसके स्क्वायर को अगर मास से गुणा कर दिया जाए, के एक ऐसी डिस्टेंस है, एक ऐसी डिस्टेंस है जिसके स्क्वायर को अगर मास से गुणा कर दिया जाए तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। के एक ऐसी डिस्टेंस है जिसके स्क्वायर को अगर मास से गुणा कर दिया जाए तो हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। इसका दूसरा मतलब निकल के आया कि इस पूरे मास को अगर हम के दूरी पर कंसीडर कर लें, किससे, एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर हम के दूरी पर कंसीडर कर लें तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम के स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम के स्क्वायर। कैसे एम के स्क्वायर, कैसे एम के स्क्वायर, क्योंकि मास जो है वो एक्सिस से के दूरी पर है, मास जो है वो एक्सिस से कितनी दूरी पर है, के दूरी पर है। तो अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसको के दूरी पर कंसीडर कर लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा, एम के स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ जायरेशन एक ऐसा डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पर टोटल मास को कंसंट्रेटेड या टोटल एरिया को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है कि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड टेढ़ा मेढ़ा पूरा मास इतना दूर पर मान लो तो उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा। तो के रेडियस ऑफ जायरेशन एक ऐसा इमेजिनरी, एक ऐसी डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिसको अगर हम उसके मास, जिसके स्क्वायर को उसके मास से गुणा कर दें तो हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। तो अब थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन या इसी को घूर्णन त्रिज्या कहते हैं हिंदी में। द रेडियस ऑफ जायरेशन, द रेडियस ऑफ जायरेशन, तो रेडियस ऑफ जायरेशन एक ऐसी दूरी है जिसके स्क्वायर को अगर मास से गुणा कर दिया जाए तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। या फिर रेडियस ऑफ जायरेशन एक ऐसी दूरी, कहां से भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। रेडियस ऑफ जायरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक ऐसी दूरी है जिसके स्क्वायर को मास से गुणा कर दे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। इसका मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर इतनी दूरी पर हम मास को कंसंट्रेटेड मान लें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा। ठीक है, तो इसके स्क्वायर को अगर एरिया से गुणा कर दिया जाए, रेडियस ऑफ जायरेशन के स्क्वायर को अगर एरिया से गुणा कर दिया जाए तो हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। अब देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन, ये मत सोचिए कि हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस, अगर केजी लिखा है, अगर कहीं कहीं क्या लिख के आया केजी, तो केजी क्या बताता है कि सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। ध्यान रखिए अलग अलग एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन भी अलग अलग होगा, अलग अलग एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन भी अलग अलग हुआ, क्योंकि अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग। तो इसके डेफिनेशन कई तरीके से अब आप बता सकते हो। जैसे अगर हम इसी के बारे में पूछे तो के क्या होगा, आई बाई एम, अंडर रूट आई बाई एम। फिर से आगे पढ़ते इसी को। द रेडियस ऑफ जायरेशन में बी डिफाइंड एज, रेडियस ऑफ जायरेशन में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस दूरी है और कुछ नहीं, द डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस ऑफ रेफरेंस, जिसके अबाउट आप चाहते हैं,
जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते उस एक्सिस से दूरी, उस एक्सिस से दूरी, ध्यान रखिएगा सेंट्रॉइडल हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी एक्सिस हो सकता है, उस एक्सिस से यह एक दूरी है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन में बी डिफाइंड एज अ डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस ऑफ रेफरेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द होल मास और एरिया, वेयर द होल मास या फिर एरिया ऑफ बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। तो ये आपका कोई एक टेढ़ा मेढ़ा बॉडी है, टोटल मास जितनी दूरी पर कंसीडर कर लें वही आपका रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, और इस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम के स्क्वायर, क्योंकि टोटल मास कितनी दूरी पर है, के दूरी पर है। इसको दूसरी तरीके डिफाइन कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन एक ऐसा डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ जायरेशन इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, radius of gyration is a distance from the axis of rotation on which the square of this distance, the square of this distance and multiplied by mass, the square of this distance and multiplied by mass gives the moment, mass moment of inertia. The square of this distance and mass, the product of square of this distance and mass gives the moment of inertia, या फिर product of square of this distance, the square of radius of gyration and area gives the area moment of inertia। बस है। तो एक ऐसी दूरी, एक ऐसी काल्पनिक दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जैसे वहां पर पूरा मास है नहीं, वहां पर पूरा मास है नहीं, और ये भी मत सोचिए कि सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास भी नहीं है, बस एक ऐसी दूरी है, एक ऐसी ख्याली पाओ, एक ऐसी इमेजिनरी डिस्टेंस है कि जिसके स्क्वायर को अगर मास से गुणा करते तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द होल मास और होल एरिया ऑफ बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। अगला, किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप ये नहीं बोलते, सिर्फ बोल देते मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 35 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसका क्या मतलब है भाई? किसके अबाउट? अब नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम सेंट्रॉइडल एक्सिस मानेंगे, पर ऐसा नहीं है। सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलना सही है। किसी कॉर्नर के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, तो ये वर्ड बहुत बोलना जरूरी। किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परिता किसी वस्तु की घूर्णन त्रिज्या, किसी वस्तु की क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, उस अक्ष से वह लंबवत दूरी है, उस अक्ष से वह लंबवत दूरी है जिसके वर्ग को वस्तु के द्रव्यमान से गुणा करने पर, जिसके वर्ग को वस्तु के द्रव्यमान से गुणा करने पर उस अक्ष के परिता उस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन यह एक ऐसी दूरी है जिसके स्क्वायर पे एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन एक ऐसी दूरी है जिसके स्क्वायर से मास को गुणा कर देने पर आपको उस वस्तु का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। इसका उल्टा भी कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास के रेशियो का वर्गमूल ही रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास के अनुपात का वर्गमूल ही क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये फॉर्मूला भी सही है, बात वही है यार, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो के इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम, के इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम। क्लियर है? अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, एक बातें निकल के आ रही हैं। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी अगर आप प्लेन की बात करेंगे तो वह एक सिंपल प्लेन 2D एलिमेंट होगा। अरे भाई प्लेन आपका पन्ना, तो कोई भी एलिमेंट उसका अगर हम प्लेन की बात करें, कोई भी एक सरफेस की बात करें तो वो 2D एलिमेंट होगा।
तो ध्यान रखिएगा उसके सेंट्रॉयड से होकर जाने वाला, ठीक है, उसके सेंट्रॉयड से होकर जाने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए किनारे से नहीं, इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइंस ऐसे बना सकते हो, बाहर बाहर हर जगह बाहर, हर जगह बाहर बना सकते हो कि नहीं। ये एक प्लेन है, मान लो यह एक आपका सादा पन्ना है, उसका प्लेन है, ठीक है, ये कोई एक प्लेन है सिंपल, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा प्लेन। अब इसका सेंट्रॉयड यहां है, कोई भी एक टेढ़ा मेढ़ा प्लेन, और उसका सेंट्रॉयड यहां है, तो सेंट्रॉयड से होकर जाने वाला, सेंट्रॉयड से होकर जाने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, सेंट्रॉयड से होकर जाने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या कहलाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया का भी हो सकता है, मास का भी हो सकता है। तो एक ऐसा स्पेसिफिक एक्सिस, एक ऐसा स्पेसिफिक एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो और सेंट्रॉयड से होकर जाए, उसके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या कहलाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, प्लेन ऑफ द बॉडी, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रॉयड इज नोन एज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कोई डरने की बात नहीं है, जो भी सरफेस आपको दिया जाए उसका सेंट्रॉयड निकाल लो, उसका सेंट्रॉयड और उसके सेंट्रॉयड के परपेंडिकुलर, इससे होकर जाने वाला, ऐसे भी इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं भाई, इससे होकर जाने वाली बहुत लाइंस हो सकती है, पर कौन सी लाइन, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो प्लेन के परपेंडिकुलर सेंट्रॉयड से होकर जाने वाला एक ही एक्सिस होगा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर सेंट्रॉयड से होकर जाने वाले अक्ष के परितः ही जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही क्या कहलाएगा, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आगे पढ़ते हैं, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस perpendicular to the plane and perpendicular to the plane, perpendicular to the plane and passing through the centroid, perpendicular to the plane and passing through the centroid is known as polar movement of inertia। अब जैसे इसी में आप दो तीन डायग्राम देखते हैं, फिर थियरम सब। अब देखिए ये आपका कोई एक्स वाई एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, एक्स वाई, ये आपका कोई एक बॉडी है, एक्स वाई एक्सिस पर बॉडी है, तो इसके सेंट्रॉयड होगा, एक्स वाई एक्सिस पर एक्स वाई प्लेन में आपका बॉडी है, ये आपके परपेंडिकुलर, जो जेड एक्सिस दिखाया गया वो क्या है, इसके एक्स के भी परपेंडिकुलर है और वाई के भी परपेंडिकुलर, ऐसे बाहर है ऐसे। तो यहां पर जेड के नहीं, इसके जेड के अबाउट नहीं, इसके जेड के अबाउट नहीं, किसके अबाउट, सेंट्रॉयड से होकर जाने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर, कहां से होकर जाने वाला, सेंट्रॉयड से, किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट जो होगा वही क्या कहलाएगा, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे अगर अब कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए, ये आपको वाई जेड प्लेन दिया है, ये आपका मान लीजिए वाई हो और ये आपका जेड हो, तो यहां पर कहीं सेंट्रॉयड होगा, इसमें कोऑर्डिनेट जो होंगे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा भाई, वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई होगा कुछ, जेड होगा, ये होगा, इससे होकर जाने वाला कौन होगा, एक्स एक्सिस, इससे होकर कौन जाएगा, एक्स एक्सिस। तो वाई जेड प्लेन में अगर बॉडी हो, अगर बॉडी वाई जेड प्लेन में हो तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। ये ध्यान रखिए, बड़े बहुत क्लियर रखिए चीजों को, ये नहीं कि आई जेड जेड पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे आई जेड जेड पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तब होता है जब आपका प्लेन, जो आपकी बॉडी है वो एक्स वाई प्लेन में हो। अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन में है तो हम भी कह रहे हैं कि आई जेड जेड, जेड के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो। लेकिन अगर बॉडी आपके एक्स जेड प्लेन में है तो एक्स जेड प्लेन का सेंट्रॉयड तो पहले निकालेंगे, और सेंट्रॉयड से होकर जाने वाला, यहां भी आपका वाई एक्सिस है, लेकिन ये नहीं, ये नहीं,
यहां इस सेंट्रॉइड से होकर जाने वाला और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा, वाई प्लेन। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या कहलाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे इन एक्स वाई प्लेन आई जेड जेड जो होगा वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इन एक्स जेड प्लेन, ये बहुत क्लियर रखिएगा, एक्स जेड प्लेन में अगर बॉडी है तो आई वाई वाई आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। एकदम क्लियर हम आपको कर रहे हैं। ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी हम आपको बहुत डिटेल में कराएंगे यार, बहुत शानदार होने वाला, ध्यान दीजिएगा। इन वाईजेड प्लेन, अब कोई बॉडी वाईजेड प्लेन में है, अरे भाई ये वाईजेड प्लेन है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, इसका सेंट्रॉइड है, तो वाईजेड प्लेन में जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा ऐसे ऐसे बाहर ऊपर नहीं दिखाना चाहिए था, खैर चलिए। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा, एक्स। तो एक्स के अबाउट, लेकिन वो नहीं कि इस एक्स के अबाउट, नहीं इस एक्स के अबाउट नहीं, सेंट्रॉइड से होकर जाने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहलाता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बात समझ में आ रही है। अभी हमने कुछ बेसिक टर्म सीखे कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे निकालेंगे। तो कुछ बेसिक टर्म्स हमने सीखा। इससे रिलेटेड सिर्फ 2 ही थ्योरम है, सिर्फ 2 ही, लेकिन दोनों को बहुत क्लियर कट समझिएगा, बहुत ही क्लियर कट, जिसको हम शानदार तरीके से आपको कराएंगे, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही करा पाए और आगे कराएंगे। और ठीक है, तो आप सब लोग इसको ढेर सारे लोगों में शेयर करें, चीजें एकदम समझदारी डेवलप हो, बहुत क्लियर कट चीजें समझे सब लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।